हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की। आज अपन बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण की। तो टॉपिक डालें पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण टॉपिक डाल लें पदार्थों का वर्गीकरण। देखो, चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है चालक, कंडक्टर, ठीक है। दूसरा है कुचालक और तीसरा है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो मैंने क्या कहा कि चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब बात आती है बच्चों कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। इनकी डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से अपन दे सकते हैं, पर यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात कर रहे हैं। तो मैं जो डेफिनेशन दूंगा वो आवेश के आधार पर ही दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चालक की। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेश का प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेश का प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सभी धातुएं, सभी धातुएं, जैसे Ag है, Au है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, ETC इत्यादि, ठीक है। और भी हो सकते हैं, देखो सभी धातुएं तो है ही सही। और मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं जिनको आप जैसे ब्रॉन्ज है वो क्या है? मिश्र धातु है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, मानव व जंतु शरीर, मानव व जंतु शरीर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? चालक के। किसके एग्जाम्पल है? चालक के, ठीक है। अब बात आती है सेकंड, किसके? कुचालक की। कुचालक क्या होता है? ठीक से सुने। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, और इसके अलावा एबोनाइट है, एबोनाइट है, और पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, और चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी जानते हो ना, जैसे ये खंभे वगैरह होते हैं तो उस पर तार वगैरह यूँ लिपेटने के लिए लगाते हैं, देखना कभी बाहर चिकने चिकने, वही चीनी मिट्टी होते हैं। और इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूँ, पैराफिन मोम है, ये जो पेट्रोलियम है उनमें 3% करीब मोम होती है तो उसे पैराफिन मोम कहते हैं। नाइलॉन है, नाइलॉन है, बहुत है, ETC, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अर्धचालक की, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। चालक को तो बोलते हैं कंडक्टर, ये तुम्हारे बस वाला कंडक्टर नहीं है ना, ये कंडक्टर, इंसुलेटर और फिर सेमीकंडक्टर। अर्धचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का आंशिक प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो लिखेंगे इसमें
चालकता के आधार पर टॉपिक डाल लिया, पदार्थों का वर्गीकरण, टॉपिक डाल लो पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें एक लाइन लिखना, चालकता के आधार पर पदार्थों को, चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। लो, चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला टॉपिक डालेंगे चालक। इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह हो जाता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह हो जाता है चालक कहलाते हैं। फिर लिखना एग्जाम्पल, सभी धातुएं कोष्टक में लिख लो, Ag है, Au है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है इत्यादि, सभी धातुएं। फिर नेक्स्ट मिश्र धातुएं, फिर कॉमा, विद्युत अपघट्य मानव व जंतु शरीर, अपने शरीर में से भी आवेश का प्रवाह हो जाता है, मानव व जंतु शरीर। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई, चालक की। अब टॉपिक डालेंगे, एक लाइन एक स्टार लगाना, इसमें एक स्टार लगाना कि जो चांदी है, जो Ag है चांदी, ये क्या होती है, सर्वाधिक चालक होती है। सर्वाधिक चालक, जो चांदी है वो सर्वाधिक चालक होती है। ठीक है, अब ये मत कहना सर सर्वाधिक चालक होती है तो फिर अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं तो चांदी के तारों से क्यों नहीं करते? चांदी पहनने को नहीं मिलती, तुम घरों में लगाओगे क्या? हाँ महंगी है। Ag सर्वाधिक चालक, Ag का मतलब क्या है, चांदी है ना। सेकंड लिखना कुचालक, सेकंड पॉइंट कुचालक। इसमें लिखना ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एबोनाइट है, पीवीसी है, चीनी मिट्टी है, पैराफिन मोम है, नायलॉन है, आपकी लकड़ी भी हो सकती है, लकड़ी है इत्यादि। एग्जाम्पल लिख लो, कुचालक कहलाते हैं। फिर एग्जाम्पल लिख लो। फिर लिखना अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। इसमें लिखना, सुन लो पहले होता क्या है अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का आंशिक प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं,
अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसके पूछे जाते हैं। तो लिखें अर्धचालक सेमीकंडक्टर टॉपिक डाल लो और उसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का आंशिक प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का आंशिक प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का आंशिक प्रवाह होता है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके एग्जाम्पल पूछे गए बोर्ड में 2014 में, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक के लिए क्या कहा मैंने? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह होता है या हो जाता है क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सभी धातुएं जैसे Au है, Ag है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है इत्यादि, और मिश्र धातुएं हैं और विद्युत अपघट्य हैं, मानव और जंतु शरीर है। और एक चीज ध्यान रखना, चांदी सर्वाधिक चालक होती है। चांदी सर्वाधिक चालक होती है। इसी प्रकार से दूसरा क्या है? कुचालक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसुलेटर। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, कांच है, रबर है, एबोनाइट है और पैराफिन मोम है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी है, नायलॉन है इत्यादि। अभी जब जैसे कोई भी आदमी है या कोई भी मनुष्य है, अगर वो लाइट के चिपक गया मान लो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? लोहे की छड़ लेते हो उसको छुड़ाने के लिए, या लकड़ी लेते हो? क्या लेते हो? लकड़ी लेते हो। लकड़ी से उसको छुड़ाते हो आप, ठीक है। लोहे की छड़ क्यों नहीं लेते? अगर उससे छुड़ाओगे तो उसमें से आवेश का प्रवाह हो जाएगा, आपको भी करंट लग जाएगा। तो वो तो गया जो गया, खुद भी गए, ठीक है। तो आप क्या करते हो? लकड़ी लेते हो, लकड़ी से उसको करंट से हटाते हो, ठीक है, क्योंकि लकड़ी क्या है? लकड़ी में से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, कि कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान होता है। कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान होता है, जबकि चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे मान लो कुचालक है, अब आप जैसे चिपक गया कोई, उसको हटा रहे हो, तो जैसे यहाँ पर करंट लगा, यहाँ पर आवेश का आया, तो यहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रवाहित होकर इधर आ जाएगा, वो यहीं रहेगा। इसलिए आपको करंट नहीं लग रहा है, इसलिए आप उसको लकड़ी से छुड़वाते हो, ठीक है। पर अगर जैसे मान लो कोई लोहे की छड़ से आपने उसको छुड़ाया, तो उसके जैसे आपने छड़ लगाई तो आवेश का प्रवाह हो गया और आपको भी करंट लग गया, खुद को भी करंट लग गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है, जबकि चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। याद होनी चाहिए लाइन, है ना। फिर बात करते हैं अपन अर्धचालक की, सेमीकंडक्टर की। तो ये क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का आंशिक प्रवाह होता है। कैसा आंशिक प्रवाह होता है? क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। ये बात हो गई पदार्थों के वर्गीकरण की। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोगों से, सही जवाब देना। क्वेश्चन है कि सूखे बालों में कंघी करने पर, सूखे बालों में कंघी करने पर प्लास्टिक की जो कंघी है वो आवेशित हो जाती है, परंतु धातुओं की कंघी या कोई जो चालक है, यही बोलूं कि जो चम्मच है, चम्मच चालक की जो चम्मच है वो आवेशित नहीं होती है। क्यों? क्या रीजन है इसका? क्या कहा मैंने? क्वेश्चन समझ में आप लोगों को? वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि सूखे बालों में कंघी करने पर
जो प्लास्टिक की कंघी है वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, परंतु चालक, क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, चम्मच, धातु की कोई चम्मच है, वो चम्मच आवेशित नहीं होती है। क्यों? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि चालक को दिया गया जो आवेश है, चालक को दिया गया जो आवेश है उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जबकि कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है, उसी स्थान पर विद्यमान रहता है। तो जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी में आवेशित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब उस पर आवेश आ जाता है, तो वो जहां पर आवेश आया वो आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहा। जैसे मैंने उसका पीछे से ये ऐसे पकड़ा और ऐसे कंघी की, तो इसमें आगे वाले भाग में क्या आ गया, आवेश आ गया, तो वो इसी स्थान पर विद्यमान है, वो इसी स्थान पर विद्यमान है आगे वाले पे, ठीक है। पर मैंने अगर एक चम्मच ली और चम्मच से इस तरह से किया, मैंने बालों में रगड़ा है इस तरह से, जो भी किया, ठीक है, तो उसमें क्या है, आवेश आया, पर वो आवेश क्या होगा, मतलब चालक है वो, तो मेरा हाथ भी क्या है, चालक है, तो इधर इसमें से प्रवाहित हो ही गया था वो क्योंकि चालक है, चम्मच क्या है, चालक है, तो जैसे यहाँ पर उस पर आवेश आया तो उसमें से प्रवाहित हो गया, और मैंने इसको टच कर रखा है तो मेरे शरीर में होते हुए कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, इसीलिए वो चम्मच आवेशित नहीं हो पाती है, जबकि प्लास्टिक की कंघी आवेशित हो जाती है। तो लिखेंगे ये क्वेश्चन है, सूखे बालों में कंघी करने पर, सूखे बालों में कंघी करने पर प्लास्टिक की कंघी आवेशित हो जाती है। सूखे बालों में कंघी करने पर प्लास्टिक की कंघी आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच, जैसे चम्मच आवेशित नहीं होती है, जैसे चम्मच आवेशित नहीं होती है। क्यों? क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह चालक के पृष्ठ पर, तो वह चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो वह चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जबकि कुचालक को दिया गया आवेश, जबकि कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है, जबकि कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है। अतः धातुओं से आवेश का क्षरण, क्षरण का मतलब प्लाइन, मतलब गुजरना, अतः धातुओं से आवेश का क्षरण, ऐसे लिखते हैं क्षरण, क्षरण का मतलब होता है प्लाइन, मतलब प्लाइन कर जाना, निकल जाना, गुजर जाना। अतः धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर, हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में हो जाता है, पृथ्वी में हो जाता है, क्योंकि धातु व हमारा शरीर, क्योंकि धातु व हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं, क्योंकि धातु व हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। ठीक है, मतलब जैसे प्लास्टिक की कंघी है, अगर आप उसको आवेशित करोगे, जैसे इस तरह से आपने रगड़ा सूखे बालों में, तो उस पर जो आवेश आया तो वो आवेश क्या होगा, उसी स्थान पर विद्यमान रहेगा, जैसे यहाँ है तो यहीं विद्यमान रहेगा। परंतु अगर आपने चम्मच ली तो जैसे इसको, चम्मच को ऐसे रगड़ा तो उस पर जैसे मान लो आवेश उत्पन्न भी हो गया,
तो वो क्या होगा, क्षरण हो जाएगा, उसका मतलब चालक है, उसके संपूर्ण परस्पर फैल जाएगा आवेश, और आपका शरीर जो है वो भी क्या चालक है, तो इसमें से होता हुआ और कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर और जो धातु है दोनों विद्युत के क्या है, अच्छे चालक है। आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरा शरीर चालक है या नहीं है, चालक है या कुचालक है। चेक कराऊं मैं, समझदार हो आपको दी है ना। चलो एक और क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि दो समान द्रव्यमान के गोले हैं ए और बी, दो समान द्रव्यमान के गोले हैं ए और बी। जब इनको आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ए धन आवेशित और बी क्या जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो बताइए कौन से गोले का द्रव्यमान अधिक है और क्यों है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब वापस रिपीट करूं मैं एक बार सॉरी। दो समान द्रव्यमान के गोले ए और बी है, और इनको जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ए धन आवेशित और बी क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो बताइए कौन से गोले का द्रव्यमान अधिक है और क्यों है। देखें यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये दो गोले हैं ए और बी, जब इनको आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ए क्या हो जाता है, धनावेशित, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकला है और इसमें इसने ग्रहण किया है, तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा। देखो इसका, इसमें से तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, अधिकता हुई है। तो बताइए किसका द्रव्यमान अधिक होगा, बी गोले का। किसका, बी गोले का, क्योंकि बी गोला इलेक्ट्रॉन आधिक्य के कारण क्या हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, दो समान द्रव्यमान के गोले, दो समान द्रव्यमान के गोले ए व बी को आपस में रगड़ने पर, दो समान द्रव्यमान के गोले ए व बी को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ए धनावेशित, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ए धनावेशित एवं बी ऋणावेशित हो जाता है, एवं बी ऋणावेशित हो जाता है। तो बताइए कौन से गोले का द्रव्यमान अधिक है और क्यों। तो बताइए कौन से गोले का द्रव्यमान अधिक है और क्यों। इसका आंसर होगा बी गोले का द्रव्यमान अधिक है। लिखें, बी गोले का द्रव्यमान अधिक है क्योंकि बी गोला इलेक्ट्रॉन आधिक्य के कारण, क्योंकि बी गोला इलेक्ट्रॉन आधिक्य के कारण ऋणावेशित हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। तो अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन, आवेश और द्रव्यमान की तुलना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना कीजिए। ये एक और क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहले तो लिखता हूं मैं असमानता है। ठीक है, क्या क्या असमानता है। तो एक तरफ तो अपन लिखेंगे आवेश और दूसरी तरफ अपन क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। ठीक है, मैं पॉइंट बोलते हुए चलता हूं, यहां सीरियल नंबर लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, एक एक बात को अच्छे से समझते हुए चलना आप लोग। पहला पॉइंट क्या है, मात्रक से रिलेटेड। मात्रक,
आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम। अपन ने पढ़ा है आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। इधर क्या है मात्रक? बोले किलोग्राम। क्या है इधर? किलोग्राम है। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं विमा लिखता हूं। विमा, विमा क्या होती है इसकी? 80, पहले भी लिखा दी मैंने। इधर लिखते हैं अपन विमा, द्रव्यमान की विमा m1। ठीक है। तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट सुनो। अब थ्योरी से रिलेटेड है तो सारे पॉइंट थ्योरी में लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल के सुना दूंगा आपको। सुने, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आवेश है वो धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति का हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति का हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। द्रव्यमान सदैव कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसा तो ना द्रव्यमान नेगेटिव होता, किसी का द्रव्यमान हो -50 किलोग्राम, नहीं है ना। तो द्रव्यमान सदैव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीयों का मतलब क्या है? अलग अलग, जैसे प्लस माइनस। विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण, पढ़ा है अपन ने। और सजातीय, सजातीय का मतलब एक जैसे, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनके बीच में और इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेशों के मध्य तो क्या? आकर्षण बल, और सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। ये सजातीयों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इधर अपन बात करें कि दो द्रव्यमान कणों के मध्य सदैव आकर्षण बल लगता है। दो द्रव्यमान कणों के मध्य सदैव आकर्षण बल लगता है। और ये चीज मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है वहां? कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण में अपन ने ये चीज पढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट में बोलता हूं कि जो आवेश है वो क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। और इधर जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि है? सतत राशि है। इस बात का मतलब समझे, क्वांटीकृत का मतलब क्या है और सतत का मतलब क्या है। क्वांटीकृत राशि का मतलब है जैसे जो आवेश है वो हमेशा इस तरह से होगा जैसे Q बराबर Ne, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आवेश होगा। आवेश कभी भी इस तरह से नहीं होगा जैसे 1/2, 2/3, इस तरह से। कहने का मतलब यूं है मेरा कि जैसे कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से देगी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, इस तरह से। कभी भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं देगी कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया या 3/4 या 5/6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस तरह से कभी भी नहीं देगी। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो किस तरह से होगा? Q बराबर Ne, पूर्ण गुणज। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटीकृत बोलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है? सतत। सतत का मतलब है सारे मान, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सारे मान हो सकते हैं द्रव्यमान के, सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं। 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। इसलिए आप कहते हो ना कभी जाके कि 1.5 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो, 2.5 किलो शक्कर दे दो, कितना भी पॉसिबल है द्रव्यमान। ठीक है। 1.7, 1.6, जैसे किसी का वजन है 50.6, पॉसिबल है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द्रव्यमान के सारे मान संभव है। तो कैसी राशि है? सतत राशि है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसी? संरक्षित राशि है। ठीक है। जबकि ये संरक्षित राशि नहीं है क्योंकि E बराबर mc² से द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। संरक्षित का मतलब क्या है कि किसी भी विलगित निकाय में न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है।
जबकि इधर क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। मैं भी सूत्र भी लिखूंगा कि कौन से सूत्र से करता है। तो आप लोग लिखें ये पॉइंट सारे। पहले क्वेश्चन लिख लें, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना कीजिए। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना कीजिए। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना कीजिए। तो इसमें लिखना पहला असमानता। असमानता, ठीक है। सीरियल नंबर लिखें, आवेश लिखें, फिर इधर द्रव्यमान लिखें। सीरियल नंबर, फिर एक तरफ आवेश और दूसरी तरफ द्रव्यमान। पहला पॉइंट लिखना मात्रक। पहला पॉइंट मात्रक, इसका क्या होता है कूलाम। इधर लिखना मात्रक, इसका क्या होता है किलोग्राम। इसका क्या होता है किलोग्राम। फिर लिखना इधर सेकंड पॉइंट वीमा, कितनी होती है 80। इधर लिखना वीमा m1। m1, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब लिखना आवेश धनात्मक व ऋणात्मक प्रकृति का, बोल के लिखा रहा हूं मैं, लिखें। तीसरा पॉइंट आवेश की तरफ, आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकृति का हो सकता है। आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकृति का हो सकता है। द्रव्यमान में लिखना, द्रव्यमान में ये सदैव धनात्मक होता है। ये सदैव धनात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, किसमें लिखोगे आवेश वाले में। विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल, विजातीय का मतलब अलग अलग, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल व सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उधर लिखना दो द्रव्यमान कणों के मध्य सदैव, दो द्रव्यमान कणों के मध्य सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। दो द्रव्यमान कणों के मध्य सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। 4 पॉइंट हो गए। फिर लिखना 5वां पॉइंट, आवेश क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब जैसे कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी तो इसी तरह से देगी, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। कभी भी इस तरह से नहीं देगी, आधा दे दिया, 4/5 दे दिया, 6/3 दे दिया, 3/2 दे दिया, इस तरह से कभी भी नहीं देगी। लिखें आवेश क्वांटीकृत राशि है। उधर लिखना द्रव्यमान सतत राशि है। द्रव्यमान सतत राशि है, मतलब द्रव्यमान के सारे मान पॉसिबल है। जैसे 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3, 1.4, 1.5, सो ऑन, सारे मान संभव है द्रव्यमान के, ठीक है। फिर लिखना इधर आवेश में, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। इसका मतलब यह है कि न तो आवेश उत्पन्न विलगित निकाय में, न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। मतलब विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसको आगे भी पढ़ेंगे हालांकि डिटेल में,
ये क्वांटीकृत, ये आवेश के गुणधर्म है, आधारभूत गुण, वहां पढ़ेंगे अपन। उधर लिखना द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है, क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर से, क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर से द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर से द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। लास्ट पॉइंट लिखना 7, आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इस बात का मतलब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जैसे 5 कूलाम आवेश है, आप किसी भी वेग से इसको गतिशील कराओ 5 कूलाम ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। फिर लिखना उधर द्रव्यमान की तरफ, द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार वेग पर निर्भर करता है। इस सूत्र की मैंने काफी बार आप लोगों से चर्चा की है, m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये जो m0 है ये क्या है, विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास। ये v क्या है, कण का वेग है, और ये c क्या है, प्रकाश का वेग है। जानते हो कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर कर रहा है, मतलब अगर किसी भी वस्तु को किसी भी वेग से अगर अपन गतिशील कराएं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मेरी बात करता हूं, ये समझो कि मैं भी एक कण हूं, थोड़ी देर के लिए समझे कि मैं भी एक कण हूं। मान लो अगर मैं भी किसी भी वेग से गतिमान हूं तो फिर मेरा भी वेग परिवर्तित हो जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या? जैसे मैं दौड़ लगा रहा हूं किसी भी वेग से, तो फिर मेरा द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा क्या? मुझे बताएं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो, ये जो सूत्र है ये कब लागू होगा? जब कण प्रकाश के वेग से गतिमान हो। किससे गतिमान हो? प्रकाश के वेग से गतिमान हो। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल, मैं हूं या कोई भी कण हो, अगर वो इस तरह से गतिमान हो, जैसे 0.2c, मतलब 0.2 × c का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 0.3c, 0.5c, 0.7c, इस तरह से, मतलब प्रकाश के वेग से इंटू कर दूं मैं इसको। अगर कोई भी कण प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से अगर गतिमान होगा तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। ये नॉर्मल वेग के लिए नहीं है। जो सिंपल वेग से तुम अगर दौड़ने लगो तो कि हमारा तो परिवर्तित हो ही नहीं रहा, कहाँ से होगा? कब होगा? जब आप प्रकाश के वेग से गतिमान हो। पर इतना वेग लाओगे कहाँ से तुम? इतने वेग से दौड़ ही नहीं सकते तुम, ठीक है। तो लिखें उधर, द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार वेग पर निर्भर करता है। m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये m0 विराम द्रव्यमान है, v कण का वेग है, c प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखें ये बात। हो गया। इसके बाद लिखें समानता। समानता ये बंद कर दो, ये तो यहां तक हो गई कंप्लीट। इसके बाद आप लिखें समानता। दोनों में क्या समानता है? पहले असमानता ही लिखे थे।
अब समानता क्या है, सुनो। आवेश और जो द्रव्यमान है दोनों कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। तो पहला तो क्या पॉइंट है कि दोनों अदिश राशि है। सेकंड पॉइंट, इनमें योज्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, योज्यता का। आवेश को भी आप जोड़ सकते हो, द्रव्यमान को भी आप जोड़ सकते हो। तो लिखिए पहला पॉइंट, आवेश व द्रव्यमान दोनों अदिश राशि है। आवेश व द्रव्यमान दोनों अदिश राशि है। आवेश व द्रव्यमान दोनों अदिश राशि है। सेकंड पॉइंट, दोनों में योज्यता का गुण पाया जाता है। दोनों में योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का मतलब जोड़ने का, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सोन, M1 प्लस M2 प्लस M3 सोन, दोनों में योज्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब मैं एक स्टार लगाता हूं या नोट डाल लेते हैं। फोटॉन व न्यूट्रिनो का विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आपके पास फॉर्मूला है m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से m नॉट विराम द्रव्यमान निकालोगे तो कितना होगा, m √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जो फोटोन है वो क्या है, प्रकाश के वेग से गतिमान होता है। फोटोन के लिए अगर मैं बात करूं तो v बराबर कितना होता है, c होता है। फोटोन प्रकाश के वेग से गतिमान होता है। तो m0 बराबर m √1 माइनस ये v बराबर अगर मैं c कर दूं तो ऊपर से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1, 1 माइनस 1 कितना 0। तो यहाँ से आपके पास m0 बराबर कितना आया, 0। तो ध्यान रखना, फोटोन और जो न्यूट्रिनो है इनका विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। तो ये वाला नोट आप नोट कर लें, फोटोन और न्यूट्रिनो का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अच्छा टॉपिक है ये। कंप्लीट करें से। ठीक है बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर पढ़ाऊंगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ओके, गुड बाय।